क्लास की रिकॉर्डिंग चालू कर देते हैं। रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हो चुकी है। बाकी सभी गधों को म्यूट कर दिया जाए। म्यूट ऑल। सब अच्छी तरीके से तो पता होगा भाई, ये साइड में जो निशान है आपका, जिसपे चैट का सिंबल बना हुआ है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये पांचवा शख्स कौन आया भाई? अच्छा, तोपची भी आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तोपची, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, ये जो निशान है इस पे, यहाँ पे जो बच्चे नए आए हैं वो देख लो भाई। एक बार मुझे बता दो कि मेरी आवाज ठीक आ रही हो तो कंफर्म कर दो एक बार मैसेज में ऊपर टाइप करके। सभी जो नीचे वो ऊपर आपके कॉर्नर में नीला सा निशान होगा चैट का, उसे देख लो। तोपची को सही आ गई, जैद को ठीक आ गई। बाकी और हुसैन, रूल फिजा, शिवानी, शिवानी को भी ठीक आ गई, रूह अफजा को भी ठीक आ गई। हुसैन, अरे हुसैन, हुसैन बेटे तेरा तो भूस भरूंगा मैं, ध्यान रखिए। पता नहीं इतनी लापरवाही तुमने हद कर रखी है। क्विज सोल्व नहीं कर रहा, फोन नहीं उठाता, आंसर नहीं भेज रहा क्वेश्चंस के, है हल्का सारा। चलो कोई नहीं, देखेंगे, निपटेंगे तेरे से ही बाद में। चलो बच्चों, मैं 2-3 मिनट के बाद चेक करता रहूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चैप्टर शुरू करते हैं अपना, बायोलॉजी का। वेरी गुड भाई, अगर तुम ऐसे भी आगे पढ़ोगे ना तो भी मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया वाला। मुझे जरूरत ही नहीं पढ़ने की, ऑनलाइन क्लास लेने की। चलो, तो बच्चों कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे, मजे में। हाँ, बढ़िया ही है। चलो अच्छी बात है। खैर, शुरू करते हैं। अब बस, अब सारी बताओगा तो अच्छी। बढ़िया है जी, बढ़िया ही हो तो मुझे पता। ठीक है, चलो भैया, बोर्ड तो साफ दिख रहा होगा। हाँ तो आते हैं। देखो भाई, नोट्स निकाल लेना अपने आप सभी लोग। पता नहीं आपने, उम्मीद है कि लिखे नहीं लिखे, ये तो आप ही जानो। ठीक है, बाकी मैंने तो ग्रुप के अंदर नोट्स भेजे थे आपके, और नोट्स निकाल लें। अगर नोट्स हाथ में लेके बैठ जाओ तो अच्छी बात है। अदरवाइज मैंने पहले भी आपको बोला था कि एनसीईआरटी तो कम से कम खोल के बैठनी है आपने। एनसीईआरटी और या फिर आपके जो मेन क्लास के जो नोट्स हैं, जो मैंने बनवाए थे क्लास के दौरान, वे नोट्स आपके पास में होने चाहिए। एनसीईआरटी आपके पास में होनी चाहिए। और इन दोनों के अलावा आपके पास में अगर ये शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, अगर आपके पास में वो भी है तो वो खोल कर बैठ जाए तो काफी बेटर होगा। ठीक है, छोटी ही क्लास रहेगी, मुझे पता है आप लोग रोजे से हैं। चलिए, तो लास्ट टॉपिक में हमने यहीं पर लिख करके छोड़ा था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अबे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप आपको बताया था, उसमें मैंने आपको ग्राफ बताया था कि उसके अंदर जो है ग्राफ है वो कैसे आया था। और उस ग्राफ के बारे में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने क्या बोला था कि जैसे जैसे एरिया बढ़ाते हैं हम, उसी तरह से क्या बढ़ता है, उसी हिसाब से स्पीसीज का नंबर बढ़ता चला जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद में स्पीसीज का जो नंबर होता है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट कर जाता है। और यहाँ पर हमें एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का कर्व दिखाई पड़ता है, जिसको बाद में लीनियर स्केल बनाने के लिए हमने लोगरिथम लिया था। ठीक है, तो आज हम उसी से आगे का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं भैया, और चैप्टर को फिनिश करते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है। हमारी बायो की क्लास अल्टरनेटिवली चला करेगी। जो जो बच्चे ऑनलाइन आना चाहते हैं वे घर पे आ सकते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन नहीं आना चाहते, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, वे ऑफलाइन पढ़ लो। ठीक है, ऑनलाइन वालों से मैं वैसे भी कोई पैसे नहीं लूंगा। अरे सर, ऑफलाइन वाले कहेंगे सर हमारे से क्यों ले रहे आप, तुम भी ना दियो यार, मर्जी है, दोगे देगी, नहीं दोगे ना दियो। ठीक है, तो तुम रोते वैसे बोल रहे हैं कि नहीं दोगे ना दियो। अरे क्या लो यार, ऑनलाइन के पैसे में है। ठीक है, तो घर पे बैठ के पढ़ाई करो। आपके एग्जाम की डेट तो आगे बढ़ गई, तैयारी मत छोड़ना अपनी। ज्यादा नहीं है, मैंने आपको बताया था आपको अपनी इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, इंग्लिश की जिस तरह से आपको तैयारी बता रखी है और अदर सब्जेक्ट की जैसे बता रखी, तैयारी आपको उसी तरह से कंटिन्यू रखनी है। एक बहुत ज्यादा गलत फहमी में मत रहना कि आपके एग्जाम कैंसिल होने वाले हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। समझ में आई बात? आपके एग्जाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होंगे, डेट आगे बढ़ेगी। एग्जाम हो चाहे अगस्त सितंबर में जाकर के, हालांकि इतना लंबा गैप नहीं होगा। आपके एग्जाम जैसे साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं तो मई के बाद में ये पीक जो है काफी हद तक कम हो जाएगा। मई के बाद में ये कोरोना की जो दूसरी लहर है ना, ये काफी हद तक शांत होने की संभावना है। उसके बाद में जहां तक मुझे लगता है कि आपके एग्जाम लगभग आपके जून में होने थे ना एंड, तो जून के बाद में आपके जुलाई में स्टार्ट एग्जाम आपके हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मुझे लगता है जुलाई में तो होंगे ही होंगे, दरवाजा अगस्त में तो 101% आपके एग्जाम
होने ही है। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करके रखें, इसे जो आपको टाइम मिला है और अच्छे से तैयार करके रखें, ठीक है। इससे आप अपना टॉपिक और इम्प्रूव करें। किसी को कोई टॉपिक में कोई दिक्कत है तो किसी दिन मौका सा निकाल के घर पे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, सोल्व कर देंगे। और अगर नहीं है तो अपना क्लियर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो, तो हमारे नोट्स में जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। देखो, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा है बायोडाइवर्सिटी। चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी, और उस चैप्टर में हमने लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को यहाँ पर देखा था और हमने पाया था। और इसमें मैं 5 मिनट का क्विक रिवीजन करता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी कितनी होती है, 3 तरह की होती है। एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, और तीसरी होती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम के लेवल पर हमें देखने मिलती है। उसके अलावा हमने देखा था कि जो डाइवर्सिटी होती है आपकी, वे यूनिफॉर्म नहीं होती है। समझ में आई बात? अगर हम बात करें कि डाइवर्सिटी का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने मिलती है, और उसमें जो सबसे पहला फैक्टर रोल प्ले करता है वो क्या था, आपका लैटिट्यूड ग्रेडियंट। समझ में आई बात? लैटिट्यूड ग्रेडियंट। अच्छा, मैंने देखा कि बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में जो क्विज थी हुसैन ने सोल्व नहीं करी वो, ठीक है। और उसके अलावा आप लोगों का परफॉर्मेंस बड़ा बेकार निकल गया है यार इसमें, है 10-12 क्वेश्चन एक टॉपिक के अंदर, इतने गलत क्वेश्चन कैसे करोगे भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा? मैंने तो बहुत कोशिश की, क्विज तो आसान थी, उसके बावजूद आप लोगों ने गलतियां करी। किस तरफ इशारा है? इशारा है कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे, मजे कर रहे हैं। ऐसा ना करो यार, नुकसान हो जाएगा। चलो खैर, तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा वो है इंपोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में स्पीसीज डाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, सिंपल सी बात है। एक चीज आपको फंडा बताता हूँ कि जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी हमारा इकोसिस्टम भी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। भाई, ईयरफोन लगा के बैठा करो, ठीक है। क्या पता मैं कुछ आलतू फालतू बकवास करूँ, तुम्हारे घर वाले सुने के ये कैसा मास्टर लाए पकड़ के तुम, है, ठीक है। अरे नहीं, इसलिए नहीं, वो इसलिए क्या, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो। ईयरफोन इसलिए लगवाता हूँ आपसे। समझ में आई बात आपके? ठीक है। चलो, तो इंपॉर्टेंस क्या है स्पीसीज डाइवर्सिटी की, कि जितनी ज्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी होगी किसी भी एक इकोसिस्टम के अंदर, उतना ही स्टेबल हमारा इकोसिस्टम होगा। आई रिपीट, जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी या जितनी ज्यादा स्पीसीज किसी एक इकोसिस्टम के अंदर हमें देखने मिलेगी, हमारा इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और हमारा स्टेबल इकोसिस्टम होने से, भाई बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होने की वजह से स्टेबल इकोसिस्टम क्यों है? क्योंकि उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी लगभग ईयर टू ईयर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। उस जगह की, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी में किसी भी तरह की कोई ज्यादा डिफरेंस, ज्यादा गिरावट देखने नहीं मिलती है। वहां की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लगभग ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है थ्रू आउट द ईयर। समझ में आए बात? उसके अलावा खास बात क्या होती है कि जितना ज्यादा स्टेबल आपका इकोसिस्टम होगा उतना ही ज्यादा वहां पर आपको सीजनल डिस्टरबेंस भी देखने कम से कम मिलेगा, और जितना कम डिस्टरबेंस होगा उतना ही ज्यादा स्पेसिएशन में टाइम मिलेगा, यानी वो भी फर्दर बायोडाइवर्सिफिकेशन में या इवोल्यूशन में रोल प्ले करती है। उसके अलावा एक चीज, एक पॉइंट और लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में कि एलियन इन्वेजन, जो एलियन स्पीसीज होती है वे जो आकर वहां पर अटैक कर सकती है, अगर आपके बायोडाइवर्सिटी का चांसेस ज्यादा होंगे तो स्टेबल इकोसिस्टम, उन ऑर्गेनिजम्स के बीच का कोऑर्डिनेशन ज्यादा देखने मिलेगा, जिसकी वजह से जो एलियन स्पीसीज होती है वो वहां पर क्या नहीं कर पाएंगी किसी तरह से। मतलब ये मानिए थोड़ा सा उनको टिपिकल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है वहां पर उन चीजों को कंट्रोल करना। समझ में आए बात? अब आपको इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम क्या था, पॉल एनरिच, ठीक है। इन्होंने एक सिस्टम दिया था जिसको बोलते हैं हम रिवर्ट कॉपर हाइपोथेसिस। और रिवर्ट कॉपर हाइपोथेसिस में उन्होंने बोला था, भाई एक एग्जांपल दिया जाता है कि मान लो एक प्लेन है, उस प्लेन के अंदर सवारियां जा रही, और हर सवारी ने क्या किया, हर बार जब भी ट्रेवल कर रही थी तो उसका एक बोल्ट निकाल लिया। आप बोल सकते हैं जो हमारा बोल्ट बोलते हैं ना, अरे वो जीन्स में नहीं देखते ना आपने, जीन्स में वो लगा होता है बोल्ट सा, अरे क्या बोलते हैं यार उसे, कुछ बोलते तो हैं उसे, कील सी नहीं होती, जींस में लगी होती है, ठीक है। उस तरह के वो एल्यूमिनियम के बोल्ट होते हैं, रिवेट बोला जाता है उन्हें, जो एरोप्लेन के अंदर एल्यूमिनियम के यूज किए जाते हैं। समझ में आई बात? तो वह एरोप्लेन के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। तो हर सवारी ने हर बार क्या किया, जब भी ट्रेवल कर रही थी वहां से क्या निकाल लिया, हर एक बोल्ट को निकाल लिया वहां से। अब शुरुआती दौर में जब वो वहां से हर एक बोल्ट को निकाल रहे थे तो हर सवारी ने क्या सोचा कि भाई मेरे इस पूरे प्लेन से एक बोल्ट निकालने से क्या फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में? अब होता क्या है, अब होता यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हर सवारी वहां से बोल्ट निकालेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके अंदर से, उस प्लेन के अंदर से सारे के सारे नट बोल्ट निकल चुके होंगे, और वो
प्लेन, कभी ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो हवा में क्रैश कर जाए या आपके क्या करे, जमीन के ऊपर क्रैश कर जाए, यानी कुल मिला के क्या करे तो प्लेन अल्टीमेटली फाइनली क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। समझ में आई बात? अब आप बोलोगे सर इसका हमारे इकोसिस्टम से क्या लेना देना? जिस तरह से उस जहाज के अंदर, उस एरोप्लेन के अंदर में बोल्ट लगे होते हैं, उसी हिसाब से हमारे इकोसिस्टम में भी स्पीसीज का योगदान होता है। समझ में आई बात? अब हर एक स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो रही है, जो यहाँ पर खत्म हो रही है, जो हर एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है, शुरुआती अवस्था में हमें ये लगता है कि इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी में अगर एक दो स्पीसीज कम हो रही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि अगर इस तरह से करके हर एक सवारी एक एक स्पीसीज को खत्म कर देगी तो अल्टीमेटली इस इकोसिस्टम के अंदर स्पीसीज नहीं बचेगी, पूरा इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। दूसरी चीज, वो इकोसिस्टम कितनी देर में क्रैश करेगा, वो एरोप्लेन कितनी देर में क्रैश करेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि भैया जी वहां पर जो आपके जो आप बोल्ट निकाल रहे हैं वो किस जगह के निकाले। भाई एग्जांपल आपने शुरुआत में सीट के निकाले तो ज्यादा नुकसान नहीं है, और भैया आपने डायरेक्ट विंग्स के, पंखों के निकाल लिए, या आपने डायरेक्ट इंजन के आसपास के बोल्ट निकाले तो जल्दी नुकसान देखने मिलेगा, नहीं देखने मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि शुरुआती अवस्था में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस या लेस डिस्टर्बेंस देखने नहीं मिलता, लेकिन बाद में पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, और ये डिपेंड करता है कि स्पीसीज किस तरह की है। फॉर एग्जांपल एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर, एक फॉरेस्ट, एक जंगल के अंदर आपके पेड़ था, और उस पेड़ को हमने क्या किया, वहां से कट कर दिया, तो शुरुआती अवस्था में उस पेड़ को जो हमने वहां से कट किया है वो वहां की स्टोन स्पीसीज होता है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, जो नंबर में कम है लेकिन उसका इन्फ्लुएंस पूरे इकोसिस्टम के ऊपर ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा देखने मिलता है। आई बात समझ में? तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रैश कर जाएगा। समझ में आई बात? तो इस हाइपोथेसिस को बोलते हैं रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। पॉल एहरिच ने यहाँ से ने इसको दिया था, और यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है काफी कम है। ठीक है, फिर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अगला जो टॉपिक है वो आता है हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी के लॉस का क्या कारण है भाई, एक बार मुझे सब बता दो। यहाँ तक जो मैंने आपको बताया वो सबकी समझ में आ गया, नहीं आ गया? बच्चों को कुछ है डाउट? हेडफोन लगा रखा मैंने तो सर, करी तो थी वह एंट्रा हुसैन तो मेरी तरफ को है, तोपसी अंकुर मलिक एहसान जता रहा को लगा रखा मैंने तो, भाई मेरे पे एहसान कर दिया क्या तुमने? है? अरे चल, मजाक कर रहा। अच्छा सभी बच्चे बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबकी? किसी को कुछ सवाल हो तो टाइप कर दो, किसी को कुछ सवाल हो तो टाइप कर देना भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हुसैन तेरी समझ में नहीं आया भाई? हुसैन तो मुंह फुला के बैठ गया, लो जब तुमने मुझे नु कहा मैं नहीं पता था। अरे हुसैन, हाँ आ गया। ऐठ क्यों रहा फिर, आराम से बता। चलो भैया आगे कंटिन्यू करते हैं। वेरी गुड, अच्छा लगा आप लोगों की समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं तो अगला टॉपिक। अच्छा एक बात तो बताओ, नोट्स किस किस के पास में है ये लिखे हुए, जरा एक बार प्लीज टाइप करके बताना किस किस के पास में नोट्स हैं। मेरे पास हैं, अभी फिलहाल की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, नोट्स देख रहा है जो, सॉफ्ट कॉपी में नहीं, हार्ड कॉपी में। अच्छा उसके पास में है, तोपची के जैद के पास भी है, और हुसैन के पास भी है, और मेरे पास भी है। रूल फिजर है गई, रूल वे कर लगाया, फंस गई मैं तो। ले अल्ले भाई, अल्लाह का मास्टर सुनाओ कुछ उल्टी सीधी, बतौल्ला मार दे रूल फिजा, मास्टर का चेक करा ना रहा। दांत नहीं फाड़ा करो बच्चों, मुझे सब दिख जाए यहाँ से। है ही नहीं भाई इसके रूल फिजिक्स, इसको तो सांस भी नहीं निकल रहा। चल ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, मैं कुछ नहीं कह रहा। इसको तो बेचारी का सांस भी नहीं निकला रे। चलो खैर कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं आगे। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के नुकसान के बारे में बात करते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन के कोलोनाइजेशन की वजह से, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन के कोलोनाइजेशन की वजह से स्पीसीज का एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा देखने मिला है। समझ में आया बात? कहने का मतलब क्या है कि आईयूसीएन है जो हमारे, आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा लिखना कमेंट में बिना देखे, ईमानदारी से बिना देखे कमेंट के अंदर आप लिखेंगे आईयूसीएन की फुल फॉर्म, सभी बच्चे। और देख के मत लिखना, पाप लगेगा बेटे, ध्यान रखना, बायोलॉजी माता पाप लगाएगी अगर आपने देख के लिखा। बिना देखे आईयूसीएन की फुल फॉर्म लिखे सभी बच्चे। चलो शुरुआत बता देता हूं मैं, इंटरनेशनल यूनियन, कोई भी नहीं लिख रहा भाई, क्या हो गया?
अबे इतना तो मैंने बता दिया गधे, तोपची, इतना तो मैंने बता दिया भाई, आगे बताना। इंटरनेशनल यूनियन से, अरे इंटरनेशनल भी नहीं था ना, तो इंस्टरनेशन। क्या हो गया भाई, पता ही नहीं क्या? अबे पढ़ नहीं रहे भाई घर पे? पढ़े तो नहीं? नहीं पढ़े, पता जी। चलो, अच्छी बात है, पता। चलो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके आईयूसीएन की फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा, कितनी बार बताई जाए। चलो, तो आपके आईयूसीएन ने 2004 में एक रेड लिस्ट जारी करी, जिस रेड लिस्ट में उसने बताया कि 784 स्पीसीज पिछले 500 सालों में एक्सटेंट हो चुकी हैं, जिनमें से लगभग पिछले 20 साल में लगभग 27 स्पीसीज क्या हुई थी, एक्सटेंट होती है। और इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं जो रिसेंटली अभी एक्सटेंट हुए। मॉरिशस आपका एक आइलैंड है इंडिया का ही, और वहां पर एक बर्ड था जिसका नाम क्या था, डोडो, वो एक्सटेंट हो चुका है। उसके अलावा रशिया के अंदर स्टीलर सी काउ, वो एक्सटेंट हो चुकी है। जेब्रा, एक अफ्रीका के अंदर एक क्वागा था, क्वागो, क्वागो एक जेब्रा का नाम है जो अफ्रीका के अंदर पाया जाता था, रिसेंटली वो क्या हो चुका, एक्सटेंट हो चुका। समझ में आई बात? स्टीलर सी काउ का और इसका क्वागो का, आई थिंक उसके लिए चमड़े वगैरह के लिए इसका वो किया गया, ओवर एक्सप्लोइटेशन किया गया। ठीक है, स्टीलर सी का होगा तो कंफर्म है, मुझे क्वागो का पता नहीं वो शिकार इसका किस पर्पज से हुआ, आई थिंक इसका भी चमड़े वगैरह के लिए हुआ होगा। लेकिन स्टीलर सी काउ का जो वो हुआ है, एक्सटिंक्शन हुआ है, वो हुआ है ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से। रशिया के अंदर ये काउ थी, स्टीलर सी काउ, और इसका काफी बड़े पैमाने पर ओवर एक्सप्लोटेशन हुआ, जिसकी वजह से ये स्पीसीज रिसेंटली क्या हो चुकी, एक्सटेंट हो चुकी। समझ में आई बात? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आपको एक डाटा एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है कि फिलहाल प्रेजेंटली 12% बर्ड, 23% मैमल्स, 32% एम्फीबियंस और 31% जिम्नोस्पर्म, ये ऐसी स्पीसीज हैं जो क्या है, आपके एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि जो नियरली एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, विलुप्त होने वाली हैं। और लगभग टोटल मिलाकर के 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड ऐसी हैं जो खतरे की कगार पर हैं। ये डाटा 2004 का है, यानी आज से लगभग 17 साल पहले का। अंदाजा लगा लीजिएगा कि अब 17 साल बाद ये एक्सटिंक्शन कितना हो चुका होगा। समझ में आई बात आपके? हालांकि एनसीईआरटी अब तक अपडेट हो जानी चाहिए थी 2004 के डाटा के बाद में, ये 2018-19 का डाटा इस्तेमाल करें तो बेटर है। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये एक्सटिंक्शन हो रहा है किसकी वजह से, ह्यूमन के कॉलोनाइजेशन की वजह से। अब एनसीईआरटी ने एक लाइन बोली कि भैया ह्यूमन के पहले, यानी ह्यूमन से भी पहले इस अर्थ के ऊपर कितने एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुका है। मास एक्सटिंक्शन का मतलब ये है कि 5 बार इस अर्थ के ऊपर से लाइफ खत्म होकर दोबारा रीअपियर हो चुकी। अब जैसे ही ऐसा बोला एनसीईआरटी ने, तो लोग बाग कहने लगे, ह्यूमन बींग कहने लगे, जी तुमने तो सब कुछ हमारे पे डाल रखा था, 5 बार नेचर ने कर दिया, एक बार अगर हमने कर दिया तो हमने क्या गुनाह कर दिया, आखिर ऐसी कौन सी हमने खता कर दी। ऐसी कहानी सुनाई। फिर जब ये बात करी, फिर हमें समझाना पड़ा। देखो सिंपल सी बात है कि नेचर के अंदर हर एक मूवमेंट डिसाइड होता है, कौन सा मूवमेंट कब होगा, कहां पर होगा, और नेचर का अपना एक सीक्वेंस है, अपना एक फ्लो होता है, और उसी फ्लो को, उसी के अकॉर्डिंग नेचर अपने आप को मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो काम आने वाले 1,000 10,000 साल में हो रहा था, वो काम हमने एक दिन में या 100 दिन के अंदर करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये था कि 6th एक्सटिंक्शन नेचर के अंदर चल रहा है, लेकिन उस एक्सटिंक्शन को ह्यूमन बीइंग ने एक्सेलरेट कर दिया 1000 टाइम फास्टर, 1000 गुना ज्यादा तक वो एक्सटिंक्शन क्या हो चुका है, काफी तेज हो चुका है, ह्यूमन के इंटरफेयर की वजह से, यानी दखलंदाजी दे रहा है ह्यूमन बीइंग। तो नेचर के काम में क्या हो रही, गड़बड़ होगी। अब नेचर के हिसाब से 1000 साल फास्टर काम होना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की निशानी होती है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो, जब हमारे ये बात समझ में आई तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि भैया जी बायोडायवर्सिटी का कारण क्या है। चलिएगा, बोर्ड बहुत देर से खाली पड़ा है, अब हम बोर्ड के बारे में बात शुरू करते हैं। देखो, बायोडायवर्सिटी लॉस के 4 कारण हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, जिन्हें बोला जाता है इविल क्वाड्रेंट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, इविल क्वाड्रेंट। इविल मतलब शैतान, राक्षस, क्वाड्रेंट मतलब 4, 4 राक्षस, ये 4 दैत्य, 4 नरभक्षी, कीटभक्षी, जो से विभक्षी हैं, वे कौन से ऐसे कारण हैं, फोर्थ, जिनकी वजह से आपके बायोडायवर्सिटी का एक्सटिंक्शन हो रहा है। सबसे पहला और जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है, वो है भैया जी आपके हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है हैबिटाट लॉस
एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये यहाँ पर निकल करके आता है। और जो बच्चे अभी मतलब शायद मैंने आपको सभी बच्चे जितने यहाँ पर ऑनलाइन हैं उन सभी को पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक न्यूज सुनाई थी बंदर की कि इन बंदरों ने आतंक मचा रखा है, बंदरों ने जीना हराम कर दिया है लोगों का। अरे बताई थी नहीं बताई थी? हाँ बताई थी। ठीक है, हंस रहे मुस्कुरा रहे, कहने लगा मास्टर का तो सब ध्यान है। अबे मैंने ही तो बताई थी। ठीक है, तो अब उसमें क्या था, अब उसमें सिंपल सा फंडा क्या है, सिंपल सा फंडा ये है कि हमने क्या किया, हमने जंगलों को काट कर उनके लिए, बस सिंपल सा फंडा है। भी देखिएगा आपके सामने क्या है, ये एक कॉलोनी है, बड़ा फेमस सा एग्जांपल है। ये कॉलोनी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इस कॉलोनी, सॉरी कॉलोनी ना बोलकर ये क्या है, ये आपका एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर क्या है, जंगल है। अब इस जंगल में जगह जगह जानवर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब मान लो यहाँ पर क्या था, कोई एक टाइगर रहता था। अब वो टाइगर सुबह शिकार की तलाश में जंगल के कहा चला गया, दूसरे कोने में चला गया। आई बात समझ में? अचानक तुमने क्या किया, जमीन सरकार की, सरकार ने जमीन अलॉट कर दी कोई सी बिल्डर को, कोई से आपके उसको, वो आया, उसने दिन दहाड़े ही, मशीन हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी ऐसी है, यहाँ से कट करके यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया, कॉलोनी बनाने का काम शुरू कर दिया। सीमेंट डलवा दिया, रोडी डलवा दी, सब कुछ उसने एक ही दिन में काम कर दिया। अब वो टाइगर बेचारा घूमता घामता से इधर से आया था, यहाँ से घूमता घूमता जैसे शाम का टाइम आया, अब वो सोचने लगा, कहने लगा भाई मैं तो रास्ता भटक गया शायद। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जंगल था, ये फॉरेस्ट वाला एरिया था, इस फॉरेस्ट की अपनी एक कंटिन्यूटी थी, उस कंटिन्यूटी को हमने क्या कर दिया, फ्रेगमेंटेड कर दिया, टुकड़ों में कर दिया। इस कंटिन्यूटी को हमने क्या कर दिया, आपके तोड़ दिया। अब कंटिन्यू को तोड़ने की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे उनका तो हैबिटाट लॉस हुआ कि नहीं हुआ। अब वे ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरफेयर करेंगे तो वहां से कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी उनमें आपस में टकराव की स्थिति भी पैदा होगी। अब यही काम आपने यहाँ पर कर दिया, यही काम आपने यहाँ पर कर दिया, यही काम आपने यहाँ पर कर दिया। धीरे धीरे ये जो जंगल का एरिया था ये हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा खत्म कर दिया। और स्लोगन देखिएगा इन कंपनियों के होते हैं कि शहर से दूर सपनों का घर, शांत वातावरण में सपनों का घर। फिर किसी दिन शाम को घूमने के लिए, यहाँ टहलने के लिए निकल रहे, 5-7 साल के बाद में इन्हें घूमता हुआ कोई तेंदुआ दिखाई पड़ा तो बोलते हैं कि गांव के अंदर तेंदुआ घुस गया जी, गली के अंदर तेंदुआ आ गया। अबे तेंदुआ गांव के अंदर नहीं आया, हम लोग उसके घर के अंदर घुस गए। समझ में आई बात आपके? तेंदुए का आतंक, बंदर का आतंक, फलाने का आतंक, ढिकाने का आतंक, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। समझ में आई बात? तो ये क्या था, आपके हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन था। और इसमें आपके एक डाटा गिवन है कि हमारे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे वे घटकर कितने रह गए, 14% से लेकर के 6% रह गए। अभी हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितने हैं, 6% रह गए। टोटल अर्थ के ऊपर 14% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जिनका नंबर घट करके कितना बाकी रह गया भैया जी, 6% रह गया। समझ में आई बात? अमेजन रेन फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया गया है हमारी प्रिय पुस्तक एनसीईआरटी के अंदर कि इसे सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए क्या किया गया, सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए इसको काटा गया। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या था, पहला फैक्टर था आपका हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का। दूसरा जो कारण आता है वो आता है ओवर एक्सप्लॉइटेशन का, जिसके बारे में मैं अभी 2 मिनट पहले ही आपको क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। ओवर एक्सप्लॉइटेशन में जैसे स्टीलर सी काऊ का क्या किया हमने, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया, किसके लिए, चमड़े के लिए। वो आपने कहानी तो सुनी होगी भाई, सोने की मुर्गी, एक मुर्गी सोने का अंडा रोज देती थी। आई बात समझ में? अब हमने लालच में आकर के क्या किया, उस मुर्गी को काट के सोचा कि भैया उसके पेट से सारे अंडे निकाल लो, लेकिन ऐसा तो प्रोसेस था ही नहीं। अब हमने लालच के चक्कर में उस मुर्गी को ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया। ओवर एक्सप्लॉइट मतलब हमने मार दिया, उसका ओवर यूज कर लिया, सभी चीजें इसके अंदर आ जाती है। हमें चमड़े की जरूरत थी, हमने ऐसे जानवरों को मारना शुरू कर दिया जिनसे हमें चमड़ा मिल जाए। ओवर एक्सप्लॉइट। देखो नेचर के अंदर आपकी नीड का सब कुछ है, लेकिन ग्रीड के लिए कुछ नहीं है। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल दिया जाता है मछलियों का। पुराने टाइम पे जो मछुआरे होते थे वो केवल अपने परिवार का पेट भरने के लिए और थोड़ी बहुत जरूरतों को पूरा करने के लिए मछली पकड़ा जाता था। आजकल मछली पकड़ते हैं समुद्र के अंदर बिजली के जाल डाल डाल करके, और बोलते हैं कि भैया हमें बड़ा मछली के फील्ड में इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। आई बात समझिए? क्या ये एक तरह की ग्रिड है सर? क्या एक्सपोर्टर इंपोर्टर बनना, बड़े पैसे कमाना, बड़ा आदमी बनना छोड़ दें? नहीं, अच्छी बात है, छोड़िएगा, लेकिन फिर वही वाली बात है कि नेचर को डिस्टर्ब ना करते हुए आप सभी काम को अचीव किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। समझ में आई बात आप लोगों के? तो दूसरा फैक्टर हो गया आपका ओवर एक्सप्लोइटेशन का। तीसरा आता है यहाँ पर एलियन स्पीसीज इन्वेजन का। और एलियन स्पीसीज इन्वेजन से आपके क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, इस चीज को आप थोड़ा सा
ध्यान से देखेंगे। एलियन स्पीसीज इन्वेजन जो है वो आपका तीसरा दैत्य है, तीसरा राक्षस है, और ये राक्षस काफी इंपॉर्टेंट है। देखो एलियन स्पीसीज में आपके एलियन स्पीसीज क्या होती हैं, ऐसी स्पीसीज जो कहीं पर नहीं थी और वहां पर लाकर इंट्रोड्यूस करा दी। किसी पर्टिकुलर एरिया की जो स्पीसीज नेटिव नहीं थी, वहां की रहने वाली नहीं थी, और हमने वहां पर उस स्पीसीज को लाकर क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट अफ्रीका में बात करें, हमने नील पर्च नाम की एक बड़ी मछली को क्या किया, हमने वहां पर इंट्रोड्यूस करा दिया ईस्ट अफ्रीका के अंदर, जिसकी वजह से 200 छोटी मछलियां एक्सटेंट हो गई भैया। अब क्या हुआ, उस एलियन स्पीसीज वहां पर आई, उसका कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई उसका कंट्रोलर नहीं है, कोई इस पर उंगली कसने वाला, लगाम लगाने वाला नहीं है। रिजल्टेंट उसने वहां पर आकर क्या कर दिया, ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया अपने से छोटी स्पीसीज को। रिजल्टेंट वहां पर स्पीसीज क्या कर गई, एक्सटेंड कर गई। समझ में आ गई बात। उसके अलावा वाटर हाइसिंथ जो आप जानते हैं, ये जलकुंभी, अरे जो होता है ना जलकुंभी, ठीक है, पार्थेनियम, ये जहां पर भी होते हैं अपने आसपास किसी दूसरी स्पीसीज को ग्रो ही नहीं करने देते। वाटर हाइसिंथ तो इनफैक्ट पानी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उन्हें भी नुकसान पहुंचाता है। तो ये सब क्या है, एलियन स्पीसीज की वजह से ही क्या हो रहा है, वहां पर हमारे इकोसिस्टम या स्पीसीज का लॉस होता है। समझ में आ गई बात। और लास्ट चीज क्या होती है, लास्ट आता है आपका को एक्सटिंक्शन। अभी आपने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, पिछले चैप्टर के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, हमने पढ़ा था म्यूचुअलिज्म के बारे में। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या था, जैसे फिग एंड फिग वास्प था, उसमें क्या था कि भैया फिग को पॉलिनेट करने के लिए केवल और केवल फिग वास्प का इस्तेमाल होता है। नेचर के अंदर प्लांट और पॉलिनेटर के बारे में बात चलती है कि प्लांट और पॉलिनेटर एक साथ को इवॉल्व हुए हैं, तो अगर उनमें से एक भी क्या कर जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, तो दूसरे भी क्या हो जाएंगे, वो भी एक्सटेंड कर जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है। समझ में आई बात आप लोगों के, क्लियर है। तो ये चार राक्षस थे, चार क्वाड्रेट थे, और चारों में से एक क्वेश्चन आपके आने की प्रबल संभावना यहाँ से बनती है, ठीक है। क्या चारों के चारों इविल क्वाड्रेट आपके बायोडाइवर्सिटी लॉस समझ में आए नहीं आए, एक बार जरा बताएंगे, कष्ट करेंगे भैया, फटाफट करके बताओ, फिर लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा इसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। जल्दी बताओ, समझ में आ गया क्या भाई? अरे जवाब तो दे दो, हाँ ना तो बोल दो। आ गया, आगे 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 आगे। जैद कहाँ है भाई? जैद सबसे पीछे चल रहा गया, जैद सो रहा गया, जैद रोजा लग रहा, रोजे से है जैद तू? जैद, ओ जैद, जैद रोजे से है भाई। रोल फिजा, रोजे से हो? रोल फिजा करिए, अल्लाह भाई मास्टर तो मेरे पीछे पड़ गया, हाथ धो गया। रोल फिजन, अच्छा रोजे से है भाई, तो लोन दिया बद हो जाएगी तो वैसे भी, मुंह भर भर के। हुसैन तू भी है भाई रोजे से? हुसैन ने देख पॉइंट मार दिया, कहने लगा तू भी कह ले बस, और क्या फर्क पड़े। नहीं चल कोई नहीं, अरे नहीं मजाक कर रहा, रख रखा होगा यार, मुंह ना बना दे। हुसैन एकदम गुस्से में आगे कहने लगा, ले भाई इधर मास्टर से नहीं मटना पड़ता, दिखे पहले सारा काम छोड़ छाड़ के। चलो भैया, अगला टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। चलो हमने कहा था कि भैया तुमने ह्यूमन के ऊपर, इंसानों के ऊपर आरोप लगाया कि भैया जी आप जो है वो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का कारण है। चलो हमने आपकी बात मान ली, हम आपकी बात समझ गए। अब हम एक काम करते हैं, इविल क्वाड्रेट भी हमारी समझ में आ गया। अब हमें समझ में आ गया कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्या करनी चाहिए, कंजर्व करनी चाहिए। तो चलो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का। देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के दो पॉइंट है इसमें, पहला है रीजन और दूसरा है मेथड। रीजन है कि भैया क्यों करना चाहिए, मेथड है भैया कैसे करनी चाहिए, उसी के बाद चैप्टर क्या हो जाएगा आपका, समाप्त हो जाएगा। देखो रीजन का मतलब होता है कि जिसमें आप रीजन, कारण समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप इस काम को क्यों करेंगे, और दूसरा फिर कैसे करेंगे। इकोलॉजी की शुरुआत में आपको बताया था कि इकोलॉजी क्या बोलती है कि दो चीजें होती है। जब भी अगर आप साइंस के स्टूडेंट है, आपने देखा कि चिड़िया चहचहा रही है, तो आपके मन में दो चीजें आनी चाहिए कि चिड़िया क्यों चहचहा रही है और कैसे चहचहा रही है। जब आप क्यों के बारे में बात करते हैं तब आप बात करते हैं रीजन के बारे में, और जब आप कैसे के बारे में बात करते हैं तब आप करते हैं मैकेनिज्म के बारे में, प्रोसेस के बारे में। सेम स्टोरी यहाँ पर है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमें करनी चाहिए। पहला कारण क्यों करनी चाहिए, पहला मतलब क्वेश्चन क्यों करनी चाहिए, दूसरा क्वेश्चन कैसे करनी चाहिए। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा कि क्यों करनी चाहिए, उसके रीजन के बारे में बात करते हैं। तो उसके रीजन को हमने तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लिया। सबसे पहला होता है आपका नैरो यूटिलियरियन रीजन या नैरो यूटिलियरियन आर्गुमेंट्स बोलते हैं। इसमें हम ये दलील देते हैं कि भैया डायरेक्ट बेनिफिट ह्यूमन बीइंग को हो रहा है, मेडिसिन में, फूड में, शेल्टर में, लकड़ी का इस्तेमाल करता है ह्यूमन बीइंग। लगभग मोर देन 25% दवाओं के लिए ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट
इनफैक्ट प्लांट के ऊपर, वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड होता है, टोटली फूड के लिए वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड होता है, टोटली फूड के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये डायरेक्ट जिसमें हमें फायदा हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो, उसमें ह्यूमन अपनी दुहाई देता है, इसलिए हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करना चाहिए। तो इसे बोलते हैं नैरो यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट बोला जाता है, ठीक है। दूसरा बोलते हैं भैया कि आपके ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट या रीजन के अंदर ये चीजें आती है कि भैया देखो नेचर जो है हमें 20% ऑक्सीजन अमेजन रेन फॉरेस्ट फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी ऑक्सीजन की देखिएगा, अभी हाल के सिनेरियो में कितनी बुरी मारामारी है, बहुत जबरदस्त मारामारी लगी पड़ी है, ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा कमी है, अस्पताल के बाहर लाशों के ढेर लगे हुए हैं भैया, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर ये हालत काफी दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है, जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। और ये स्थिति किस करवट लेकर के बैठे कोई पता नहीं है, लेकिन हमारे फिर भी माननीय जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, ये अपनी रैली करने से बाज नहीं, ये देखिएगा मतलब कोई किसी तरह का कोई वो नहीं है। अभी आज एक न्यूज चैनल की क्लिप आई थी मेरे पे, वो बोल रहे थे कि भैया लोग बाग जो है ये और वो और फलाना ढिकाना इस तरह कर रहे हैं। देखो जिम्मेदारी तो सभी को लेनी पड़ेगी, ऊपर से लेके नीचे तक। ये नहीं है कि आपको चुनाव की रैली करनी है तो आपको क्या नाम ले रहे हैं, आप कोई भी बहाना बना दीजिएगा और चुनाव के बाद में आप किसी भी चीज को, रूल हर जगह के लिए सेम होना चाहिए। समझ में आई बात आपके, ठीक है। बड़ी भयानक स्थिति है। आया नहीं आया दिमाग में कि ऑक्सीजन लग रही है लोगों की लाइन, डिमांड कमी पूरी है, कहां से आ रही, नेचर के अंदर ऑलरेडी आ रही। ये है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्गुमेंट कि भाई देखो पॉलिनेशन करा रहे, पॉलिनेशन कराने के लिए आप नॉर्मल पॉलिनेशन कराएं, काफी खर्चा आ जाता है निकल के, ठीक है। उसके अलावा जब आप दुखी होते हैं, आप अंदर से मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तब आप नेचुरल क्लाइमेटी में जाना पसंद करते हैं, गार्डन में जाना, नेचुरल हैबिटाट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में अपना टाइम गुजारना पसंद करते हैं। वो क्या होता है, एस्थेटिक प्लेजर होता है। समझ में आई बात, उसकी कोई कीमत आप नहीं लगा सकते। यानी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन में हम किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिकल सर्विसेज की बात करते हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज की बात करते हैं। तीसरा आता है भैया इथिकल रीजन। इथिकल रीजन मतलब जो यहाँ हार्ट से बोलता है कि भैया ये स्पीसीज, ये अर्थ हमारी नहीं है, जितना हमारा इस पर अधिकार है उतना ही दूसरी स्पीसीज का भी है। समझ में आ रही बात, जैसे हम हैं यहाँ पर और दूसरे वो भी है। हर एक स्पीसीज की अपनी एक ऐसी अनडिटरमाइंड, अनडिफाइंड, इंट्रिंसिक वैल्यू है जिसको और कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। एक चींटी आपके लिए चींटी होगी, लेकिन नेचर के अंदर उस चींटी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। समझ में आई बात, एक चींटी, एक दीमक, इवन इनफैक्ट एक दीमक जिसे हम बोल रहे हैं कि वो लकड़ी खा रही है, वो दीमक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। आपके इस इकोसिस्टम से, आपके इस इकोलॉजी से, एनवायरनमेंट से अगर हम दीमक को भी यहाँ से हटा देना तो भी बहुत बड़ा डिस्टरबेंस देखने मिल जाएगा। समझ में आई बात। तो भैया दीमक हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है एट ए टाइम, लेकिन वो नेचर के अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। समझ में आ गई बात। तो ये तो थे आपके रीजन के भैया आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व क्यों करनी चाहिए। दूसरा आता है कि इसके मेथड के बारे में, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड के हमारे दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो ऑर्गेनिज्म जहां पर है उसे उसी के नेचुरल क्लाइमेट में, नेचुरल हैबिटेट में क्या कर दो, कंजर्व कर दो। और दूसरा ये है कि अगर उसे आप वहां पर कंजर्व नहीं कर पा रहे तो वहां से निकाल करके आर्टिफिशियल माहौल में उसे क्या कर दो, कंजर्व कर दो। इस बिहाफ पर आपके दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू को बोलते हैं नेचुरल कंजर्वेशन, ठीक है। चलो लिख देते हैं यहाँ पर, अदरवाइज बोलोगे मास्टर ने तो भैया बायो डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। चलो भैया दो चीजें हैं। सबसे पहला एक आता है इन सीटू, एक आता है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब नेचुरल, प्राकृतिक, या इसे हम ऑन साइट भी बोलते हैं, जो जहां पर है वहीं पर कंजर्व हो जाए। एक्स सीटू का मतलब क्या है भैया, ऑफ साइट, आप उसके नेचुरल हैबिटाट में नहीं कर रहे तो आर्टिफिशियली आपने उसे क्या कर लिया, आर्टिफिशियली आपने उसे कंजर्व करने की कोशिश करी। समझ में आई बात आपके, उसके नेचुरल हैबिटेट को प्रोवाइड कराने की कोशिश के चक्कर में। चलिएगा, तो सबसे पहला जो आपका नेचुरल में आता है वो आता है आपके बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। काफी इंपॉर्टेंट है भैया। देखो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का आपको आज उसमें एक क्वेश्चन मिलेगा, आज नहीं मतलब कल पीडीएफ आएगी आपकी, इसकी पीडीएफ कह रहा हूँ सॉरी, में क्विज आएगी तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का क्वेश्चन मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा एरिया जहां पर स्पीसीज का रिचनेस बहुत ज्यादा होता है और वहां पर जो स्पीसीज होती है वह एंडेमिक स्पीसीज होती है। एंडेमिक, पेंडेमिक नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब ऐसा होता है कि जो स्पीसीज
किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जाती है। समझ में आ गई बात। और अगर हम इन एरिया को, हमने जैसे एग्जैक्ट आइडिया लगाया तो लगभग 34 ऐसे हमें जोन दिखाई पड़े अक्रॉस वर्ल्ड जहां पर जिन्हें कंजर्व हम कर सकते थे, जिनको हमने कंजर्व किया। और ऐसा करने से हमने जो रिडक्शन का रेट था, जो एक्सटिंक्शन का रेट था, उसे लगभग 30% तक क्या कर दिया भैया, कम कर दिया। एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर वेस्टर्न घाट, हिमालय रीजन जो है वो इंडिया के अंदर आपके पाए जाते हैं, जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर आते हैं। समझ में आए बात। उसके अलावा सेकंड पार्ट आता है यहाँ पर प्रोटेक्टेड एरियाज का। कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज, कुछ एरिया को हमने क्या कर दिया, प्रोटेक्टेड कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं आपके बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया के अंदर क्या है, जहां पर पूरे के पूरे बायोस्फीयर को रिजर्व कर दिया। यानी वहां पर लोगों का आवाजाही बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ना ही वहां से कुछ चीज ले सकते हैं, ना ही कुछ चीज को यूज कर सकते हैं। सूखी लकड़ी, किसी भी चीज का कोई इस्तेमाल नहीं करेंगे। पूरा बायोस्फीयर कंजर्व किया जाएगा। वो प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर आ जाता है, जिनका टोटल नंबर 14-14 होता है। उसके अलावा नेशनल पार्क बनाए गए। नेशनल पार्क के अंदर आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन आप उनमें किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। तीसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिनका नंबर 448 है। 448 के करीब इंडिया के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और इनके अंदर क्या कहा गया, इनके अंदर ये कहा गया कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वे वहां का जो मटेरियल है उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन लिमिट का। ये नहीं कि सूखी लकड़ी को चूज करेंगे, वे गीली लकड़ी लकड़ी चाहिए कि सूखी चूज करेंगे, इकट्ठी करेंगे, गीली लकड़ी नहीं काट सकते। आई बात समझ में। तो प्रोडक्ट वहां पर यूज करेंगे, लेकिन उन्हें क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। उसके अलावा लोगों ने एक और मेथड यहाँ पर अपनाया, जिसे हम बोलते हैं सेक्रेड ग्रुव। सेक्रेड ग्रुव क्या थे कि जंगल के एक छोटे से कोने में एक छोटा सा हिस्सा बना दिया, जिसे उन्होंने क्या दे दिया, जिन्होंने उस हिस्से को देवीय स्थान के नाम से बताया था। और उसकी वहां पर रिलीजियस व्यू, एक रिलीजियस कल्चर, एक काफी इंपॉर्टेंट रिलीजन के अंदर उनके उसका ये मान के चलिए कि काफी इंपॉर्टेंट स्थान था। आपने सुना होगा सलमान खान को जो था वो काले हिरण को मारने के लिए प्रॉब्लम हुई थी, उसके बारे में सजा वजा भी हुई थी। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ तो मेरे याद नहीं है, लेकिन बड़ा बवाल मचा था उस चीज के ऊपर। क्यों था? देखो, जिस सोसाइटी का काला हिरण था, वो जिस जगह से मारा गया था, एक्चुअल में उनका मानना ये था कि जो काला हिरण है ये इनका देवता है, और ये देवता जब तक इनके साथ में तब तक इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हिरण को मारने पर, उस ब्लैक बक को मारने के ऊपर इतना बड़ा बवाल यहाँ पर मचा था। समझ में आया बात। तो ये क्या था, सेक्रेड ग्रुव था। ये हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं और इस जगह पर काफी रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पर आपको देखने मिलती है। यानी काला हिरण आपको देखिए वहीं पर राजस्थान के केवल उसी हिस्से में दिखाई पड़ता है और कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल है जैसे खासियन जैंता हिल मेघालय के अंदर, अरावली हिल राजस्थान के अंदर, सरगुजा चंदा बस्तर मध्य प्रदेश के अंदर। ये सब क्या थे आपके, ये सब आपके नेचुरल या इन सिटू कंजर्वेशन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब अगली जो चीज आती है वो आती है आपके आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर आप क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें आपने उनके नेचुरल हैबिटाट में छोड़ दिया, वे खत्म हो सकते हैं, थ्रेटन हो सकते हैं, वे एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, उन्हें आप बचाने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट दे करके। समझ में आए बात। तो उनमें सबसे पहला क्या था, आपने जूलॉजिकल पार्क बनाया। जैसे नाम से पता लग रहा है जूलॉजिकल पार्क मतलब अबे चिड़ियाघर। एनिमल्स को आपने क्या किया, इकट्ठा किया, जगह जगह से ला करके आपने उन्हें उनका हैबिटाट देने की, नेचुरल हैबिटाट देने की कोशिश करी और उन्हें कंजर्व करने की कोशिश की। उसी तरह से आपने बोटेनिकल पार्क्स के बारे में बात करते हैं, बोटेनिकल गार्डन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्रायो प्रिजर्वेशन भी आपके आर्टिफिशियल टेक्निक के अंदर आते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में आपने देखा होगा सीड बैंक और जीन बैंक होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये सब क्या था, ये सब आपका आर्टिफिशियल और नेचुरल कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का था। अब जब लोगों ने इसको समझा कि हाँ भाई चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के बड़े बड़े नेताओं ने, सारी दुनिया के नेताओं ने मिलकर क्या करी, मीटिंग करी। और पहली जो फर्स्ट कन्वेंशन, जो पहली मीटिंग हुई थी, जिसको क्या बोला गया था, हमने द अर्थ समिट बोला था। ये रियो डी जेनेरियो के अंदर, ब्राजील के अंदर देखने मिली 1992 के अंदर। समझ में आई बात। और इसके अंदर इन्होंने यही डिसाइड किया, इसके अंदर यही डिसाइड किया कि भैया अर्थ को क्या करेंगे, हम बचाएंगे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की कोशिश करेंगे। वही हमने कस्मे वादे यहाँ पर लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि कस्मे वादे सिर्फ कस्मे वादे होते हैं, उन्हें पूरा नहीं किया जाता। ठीक है। खैर, सेकंड कन्वेंशन क्या था, सेकंड कन्वेंशन बोला जाता है द वर्ल्ड समिट का। ये कहा, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर 2002 के अंदर हुआ था, जहां पर 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट सॉरी, जहां पर 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने 2000 तक के बायोडाइवर्सिटी के रेट को काफी हद तक रिड्यूस करने का शपथ लिया था, प्लेज लिया था। समझ में आए बात। और ये आपके आपके कन्वेंशन थे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। पहला कहाँ था, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में, और दूसरा था आपके जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में। और इसी के साथ भैया जी आपका चैप्टर क्या होता है, पूरा होता है। तो उम्मीद है आप लोगों की समझ में चैप्टर आ गया होगा। आ गया क्या भाई? ठीक है। चैप्टर पूरा हुआ। चैप्टर पूरा होने के साथ में मैंने आपको पहले ही कहा, जैसा आपके पास में टाइम बढ़ चुका है तो उसी के हिसाब से आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या कर दें,
अच्छी करते हैं। अबे ये तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है आज तो कैमरा तो, ये ऐसे होना चाहिए था, हाँ ऐसे होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। समझ में आ गया भाई? कृपया जवाब देने का कष्ट करें। समझ में आ गया? बोलिंदा। अबे सो गए क्या? सो रहे क्या? कहने लगा ले मास्टर को तो पता लगी क्या ना, हाँ हाँ सो रहे। देख मैंने कहा समझ में आ गया, कोई नहीं बोला, मैंने कहा सो रहे, सबका आया यस सर यस सर यस सर जी सर यस सर, वेरी गुड, सो रहे बच्चे हैं। अबे नालायको, सो रहे तुम? चलो भाई अच्छी बात है, कोई बात नहीं, खैर। तो इसकी जो क्विज आएगी आपको, जो एमसीक्यू आएंगे भाई सभी अटेम्प्ट करो। हुसैन भाई तेरी हद से ज्यादा लापरवाही चल रही है, तू टाइम टू टाइम काम ही नहीं भेजता है, तुझे बताना पड़े तो बोल रहे मैं देखता नहीं। अरे भाई बोल रखा ना, देख के पढ़ा करो टेलीग्राम के ग्रुप को, क्या काम आया क्या काम मिला, ठीक है। खैर चलो अपने इसको सॉल्व करें। अगला जो चैप्टर भैया हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ना, इस चैप्टर के बाद में तो बायोडाइवर्सिटी तो हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला भी हमारा हो गया डिस्कस, समझ में आई बात? इसके बाद में चैप्टर शुरू करेंगे हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, समझ में आई बात? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, देन अपना जेनेटिक्स, और उसके बाद में फिर एक और अलग तरीके का रिवीजन शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला, वो सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो रिवीजन है, और ठीक है उसके बाद में जैसे हमारा जैसे भी कुछ 15 मई के बाद खुलने वगैरह की वो आवेगी ना, तो 15 मई के बाद में हम बुला लेंगे सेंटर के ऊपर, सेंटर खोल लेंगे 15 मई के बाद। और अगर ऐसा नहीं है तो एग्जाम से 1 महीना पहले तो टाइम दे ही देगी गवर्नमेंट हमें सेंटर खोलने का, तो 1 महीना पहले बुला करके आपकी क्लास रेगुलरली लगाएंगे। तब तक कोशिश करेंगे, अगर ऐसी कोई बात रही तो ऑनलाइन तो चली चलेगी आपकी क्लास, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मेहनत से पढ़ाई करो, हिम्मत ना हारो, हिम्मत तो कम करते ही नहीं जा रहे हैं तो जब। खैर चलो अच्छी बात है भैया, पहुंचो चलो भैया, थैंक यू सो मच, आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन, आपने क्लास ली, अब आप जाइए, मैं अपनी क्लास कट कर रहा हूँ, अपना मेहनत से पढ़ते रहिए, मौज करिएगा, चलेगा भैया, बाय बाय बच्चों, टाटा गुड बाय, टेक केयर।